स्वागत है आपका सीएम की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साइंस का टेस्ट लेके आए हैं, जो कि टेस्ट नंबर 4 होगा। अगर आपने इससे पहले के टेस्ट नहीं दिए हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर वहां से टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। तो लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो जो लेग हीमोग्लोबिन होता है ये किसमें पाया जाता है? अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट करिएगा। तो लेग हीमोग्लोबिन है ये पाया जाता है सोयाबीन में पाया जाता है। तो लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो ये सोयाबीन में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये जो सीड थेरेपी है ये किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये जो सीड थेरेपी है ये कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये सीड थेरेपी जो है ये कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग आंसर कमेंट करते रहिएगा और लास्ट में आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं। पुष्पी पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो ये पुष्पी पौधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो पुष्पी पौधों का अध्ययन जो ये किया जाता है फर्नोरोगेम्स की शाखा में किया जाता है। तो पुष्पी पौधों का जो अध्ययन किया जाता है फर्नोरोगेम्स की शाखा में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? तो ये जो नोस्कापीन है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये जो नोस्कापीन है ये प्राप्त होता है पोस्ता से। किससे प्राप्त होता है? तो नोस्कापीन जो है ये पोस्ता से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से पहुंचती है। तो किसी वृक्ष को अधिकतम हानि किससे पहुंचती है? तो जो किसी वृक्ष को जो अधिकतम हानि पहुंचती है उसकी पत्तियों में से आधी का नाश हो जाना, इससे नहीं पहुंचती है। सभी पत्तियों का नाश हो जाना, इससे भी नहीं पहुंचती है। सभी पत्तियां नाश हो तो एक साल में हो ही जाती हैं और उसमें से दोबारा फिर से निकल आती हैं। उसकी आधी शाखाओं का नाश हो जाना, इससे भी नहीं होता है। उसमें जो अधिकतम क्षति पहुंचती है उसकी छाल का नाश हो जाना, यानी कि अधिकतम क्षति जब पहुंचेगी उसकी छाल जब नष्ट हो जाएगी किसी वृक्ष की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है? तो इनमें से कौन सी फफूंद है जो खाई जाती है? तो खाई जाने वाली फफूंद है जो है वो है मार्केला है, जो फफूंद खाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहतूत का फल है, तो शहतूत का फल क्या है? तो ये जो शहतूत का फल है ये है एक सोरोसिस है। तो ये शहतूत का जो फल है ये एक प्रकार का सोरोसिस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा किस रूप में पाया जाता है? तो भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा किस रूप में पाया जाता है? तो आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो जो भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है वो पाया जाता है जीवाणु के रूप में पाया जाता है। तो भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा है ये जीवाणु के रूप में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेग्यूमिनोसी कुल की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में उपस्थित वर्णक क्या कहलाता है? तो लेग्यूमिनोसी कुल की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में उपस्थित वर्णक को क्या कहते हैं? तो वो वर्णक क्या कहलाता है? तो वो वर्णक कहलाता है लेग हीमोग्लोबिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये लेग हीमोग्लोबिन कहलाता है, जो कि सोयाबीन में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनार में खाया जाने वाला भाग है, तो अनार में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो देखिए अनार में खाया जाने वाला भाग है वो है बीज का रसदार बाह्य चोल। क्या खाया जाता है? बीज का रसदार बाह्य चोल खाया जाता है अनार का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? तो पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर होती है? तो ये जो पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है ये स्ट्रोमा में होती है। कहाँ पर होती है पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया? तो ये स्ट्रोमा में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? तो कौन सा है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन ऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो कौन सा है? तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो रिलीज होती है वो ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों द्वारा अवशोषित की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है वृद्धि दर नापने में किया जाता है। तो ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है वृद्धि दर नापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल क्रांति मृदा में जल का अवशोषण है, तो जल क्रांति मृदा में जल का अवशोषण क्या है? तो जल क्रांति में मृदा में जल का अवशोषण है वो है
जो है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? तो अवशोषण जो है जल क्रांति मृदा में जल का अवशोषण है जो वो कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु श्रावण की क्रिया पाई जाती है, तो बिंदु श्रावण की क्रिया किसमें पाई जाती है? तो बिंदु श्रावण की जो क्रिया है वो पाई जाती है गार्डन नेस्टेरिशियम में, जई में और अरबी में। तो ये गार्डन नेस्टेरिशियम में, जई में, अरबी में यानी कि तीनों में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है, तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है तो कब रुक जाता है? तो जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है ये रुक जाता है जो ये रात्रि के समय में रुक जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? तो हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? तो जो हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप था वो था मैक्सिकन गेहूं था। कौन सा प्रमुख पादप था? तो ये जो था मैक्सिकन गेहूं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूनिन निम्न में से किसकी छाल से प्राप्त की जाती थी? जो क्यूनिन है निम्नलिखित में से किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? तो ये जो क्यूनिन है ये सिनकोना के छाल से प्राप्त की जाती है। तो जो क्यूनिन है जी ये सिनकोना के छाल से प्राप्त की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है, तो सब्जियों से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? तो सब्जियों से जो हमें मुख्यतः प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है विटामिन से प्राप्त होता है। तो सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो सब्जियों से हमें मुख्यतः विटामिन प्राप्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गमन के लिए नालपाद किन में होता है? तो गमन के लिए नालपाद किन में होता है? तो गमन के लिए जो नालपाद होता है ये होता है एकाइनोडर्मेटा में। किस में होता है? तो ये एकाइनोडर्मेटा में होता है। तो गमन के लिए जो नालपाद होता है ये एकाइनोडर्मेटा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो जो थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत है ये है काजू है। तो जो थायमिन जो है वो सबसे ज्यादा काजू में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में एफाटोक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मनुष्य में एफाटोक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो होता है यकृत। तो मनुष्य में एफ्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्त के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित जो होता है वो यकृत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक एपिथेलियम द्वारा स्रावित हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन का कार्य है। तो आंतरिक एपिथेलियम द्वारा स्रावित हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका जो प्रमुख कार्य है पित्ताशय के संकुचन का प्रेरण और अग्नाशय रस के श्रावण का प्रेरण, यानी कि पित्ताशय के संकुचन का प्रेरण और अग्नाशय रस के श्रावण का प्रेरण, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों ही है इसका कार्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन कहलाता है। तो अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन क्या कहलाता है? तो अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन ये कहलाता है पेरिस्टालिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पेरिस्टालिसिस कहलाता है। तो अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन पेरिस्टालिसिस कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंत में पहुंचने ही भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस तरल में होता है? तो आंत में पहुंचते ही भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस तरल में होता है? तो आंत में पहुंचते ही जो सबसे पहले भोजन का मिश्रण होता है वो होता है इनमें से किसी में नहीं होता है, यानी कि ना ही तो पित्त रस में होता है, ना अग्नाशय रस में, ना आंतरिक रस में होता है, ये यानी कि इनमें से किसी में नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्नलिखित में मानव अंगों में कौन सा उत्तरदायी है? तो अल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्नलिखित में मानव में अंगों में कौन सा उत्तरदायी हो जाएगा? तो ये उत्तरदायी हो जाएगा यकृत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ये यकृत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? तो स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? तो स्तनियों में बाह्य कंकाल का जो उदाहरण है ये है नाखून, बाल व खुर। क्या है स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण? तो ये है नाखून, बाल व खुर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गहरी ए और हल्की आई पट्टियां पाई जाती हैं। तो गहरी ए और हल्की आई पट्टियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये गहरी ए और हल्की आई पट्टियां जो पाई जाती हैं ये रेखित पेशियों में पाई जाती। कहाँ पाई जाती हैं? तो ये रेखित पेशियों में पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वत्रिक रक्त अदाता निम्नलिखित में से कौन है? तो सार्वत्रिक रक्त अदाता कौन सा है? तो जो सार्वत्रिक रक्त अदाता है वो है
ए बी वर्ग है। कौन सा है? तो ये सार्वत्रिक रक्त अदारता जो है वो ए बी वर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाक से रुधिर बहना कहलाता है। तो नाक से रुधिर कब बहता है, यानी कि जब नाक से खून बहता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? तो जब जो नाक से खून बहता है तब हो जाती है एपिटैक्सिस हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? तब ये एपिटैक्सिस हो जाती है। तो आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों के कितना स्कोर बन रहा है, आप लोगों की कितने सही हो रहे हैं। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आप लोगों के इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी क्लासेस देखने के लिए या ऐसे टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।